गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का अपना यूट्यूब परिवार आदित्य साइंस कंसेप्ट पर स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमने टॉपिक उठाकर लाया है जिसका नाम है दर्पण। जिसका नाम क्या है? दर्पण। दर्पण की अगर बात करें तो इसका बहुत ही आपका एग्जाम में वेटेज है। अब एग्जाम में वेटेज कहने का अर्थ क्या हुआ? एग्जाम में वेटेज कहने का अर्थ हुआ कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी ये प्रश्न बहुत ज़्यादा उठा लेता है यहाँ से एग्जामिनर। साथ ही साथ आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट टर्म क्वेश्चन जो होता है उससे में भी ये प्रश्न बन जाता है। और साथ ही साथ आपके सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं, जो आपके 6 नंबर का प्रश्न आता है, तो ये 6 नंबर में भी ये टपक जाता है, ठीक है? और टपक जाता है और वहाँ पर आपको फ़ॉर्मूला सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है? तो हम आपको इस वीडियो में केवल दर्पण के बारे में समझाएँगे, ठीक है? और नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा उसमें हम आपको बता देंगे कि फ़ॉर्मूला कैसे सिद्ध किए जाते हैं। तो आज का आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है क्या है? आपको दर्पण, यानी यहाँ आपको केवल दर्पण के बारे में बताए जाएँगे, ठीक है? अगर आप चैनल पर नए हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और अंत तक देखने के बाद आपको लगेगा कि हमें चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, हमें पढ़ना अच्छा लग रहा है, हमसे जुड़े रहना आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक का भी बटन दबा लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? तो पहले आप समझते हैं, तो समझने का प्रयास कीजिए कि ये दर्पण है, ठीक है? देखिए, दर्पण की अगर हम बात करें तो दर्पण है क्या? तो दर्पण एक प्रकार का परावर्तक सतह होता है। क्या होता है? परावर्तक सतह होता है। परावर्तक सतह कहने का मतलब क्या है? कि लाइट को क्या करेगा? लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी एक जैसे ही लाइट आया तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करके दूसरी दिशा में मोड़ देगा, ठीक है? इसी को हम क्या बोलते हैं? तो इसी को परावर्तन कहते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है? परावर्तक सतह है, ठीक है? परावर्तक सतह का काम क्या होता है? तो आप कहोगे कि परावर्तक सतह का काम होता है परावर्तन करना। क्या करना? परावर्तन कार्य करना होता है, या इसका मुख्य कार्य होता है छवि का निर्माण करना। छवि का निर्माण करना। अब छवि का निर्माण कैसे होगा? तो ये हम लोग धीरे-धीरे बात को समझेंगे। तो अभी आपने समझा कि दर्पण एक प्रकार का परावर्तक सतह है और इसका मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है? प्रकाश के जो रास्ता होते हैं उसमें परिवर्तन ला देता है। उसमें क्या लेता है? परिवर्तन ला देता है और परिवर्तन लाकर छवि का निर्माण कर देता है, यानी इमेज फॉर्मेशन का कार्य कर देता है। बात क्लियर है? चलिए। अब और भी अगर हम बात करें तो ये दर्पण आया कहाँ से? ठीक है, दर्पण आया कहाँ से? यहीं पर हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि दर्पण आया कहाँ से। देखिए, अगर हम दर्पण की बात करें तो दर्पण एक प्रकार का गोले का हिस्सा है। किसका है? गोलीय दर्पण का हिस्सा है। ये हमारा गोलीय दर्पण है। ये क्या है? गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण में आपको पता है कि अगर ये स्फेरिकल है, अगर ये गोले की तरह है, तो इसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा, एक मिड पॉइंट होगा। तो इसके हमने एक मिड पॉइंट बनाया, ठीक है? हमने माना कि ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को नाम हमने दिया सी। मिड पॉइंट को नाम हमने क्या दिया? सी दिया, ठीक है? अब आपको पता है कि किसी भी वृत्त के केंद्र से अगर सरकमफ्रेंस पर यानी परिधि के किसी पॉइंट को अगर मिलाया जाए, ठीक है? तो वो क्या होता है? आप कहोगे कि वो रेडियस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? रेडियस के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने इसका नाम दिया क्या? तो आप कहोगे कि आर हमने नाम दिया, ठीक है? कहीं भी दूरी आप मापोगे तो दूरी क्या होता है? वो आर के बराबर यानी त्रिज्या के बराबर होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया। अब इसी में होता क्या है कि हम लोग दर्पण बनाने के लिए हम लोग इसी में एक छोटा-सा टुकड़ा काट लेते हैं। अब छोटा-सा टुकड़ा कैसे काट लेते हैं? हमने इधर से एक टुकड़ा काट लिया और हमने एक इधर से टुकड़ा काट लिया। तो हमने यहाँ पर 2 टुकड़ा बनाया, ठीक है? तो आपने देखा कि जैसे ही 2 टुकड़ा बने तो यहाँ पर दर्पण के 2 हिस्से हो गए, ठीक है? दर्पण के यहाँ पर हमें 2 हिस्सा दिखाई पड़ रहे हैं। एक कैसा है? तो आप देखोगे तो एक हिस्सा हमारा इस तरीका से है, ठीक है? और एक हिस्सा हमारा इस तरीका से दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें नहीं है।
अब यहाँ पर जो आपके हिस्से दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ से सबसे पहले पॉइंट आप नोट करेंगे। यहाँ हम जो नोट पॉइंट आपको करवा रहे हैं, ठीक है? कि पॉइंट नोट क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी हम दर्पण बनाते हैं, ठीक है? जब भी हम दर्पण बनाते हैं, तो दर्पण के हमेशा राइट साइड की ओर पेंट किया जाता है। यानी दर्पण बनाने के लिए हम लोग हमेशा पेंट किधर करते हैं? तो हमेशा जो पेंट किया जाता है, वो पेंट होता है राइट साइड में। कौन-सा साइड होता है? राइट साइड में पेंट होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये इसका लेफ्ट साइड था, ठीक है? और ये इस गोले का राइट साइड था। इस बात को ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं रहा होगा। तो अगर पेंट हम राइट साइड करेंगे, तो पेंट हम इधर कर देते हैं। देखिए, जब तक इसका पेंट नहीं होगा, जब तक इस पर कोटिंग नहीं की जाएगी, ये दर्पण नहीं होगा, ये दर्पण नहीं होगा, ठीक है? ये एक प्रकार का काँच रह जाएगा। तो हमें दर्पण बनाने के लिए क्या करना होगा? हमें राइट साइड में पेंट करने होंगे। बोलिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं रहा होगा, ठीक है? तो जिस तरीका से अगर इसका आपने देखा कि ये इधर वाला हिस्सा है, तो इसका सेंटर यहाँ पर रहा होगा। सेंटर कहाँ रहे होंगे? यहाँ पर। यहाँ से जब हम इसको मिलाएँगे, तो ये वाली जो दूरी हुई, ये हमारा आर कहलाया। ये क्या कहलाया? आर कहलाया। और इसी प्रकार से इस दर्पण को अगर देखा जाए, तो इसका केंद्र किधर होगा? तो आप कहोगे कि इसका सेंटर इधर साइड होगा, ठीक है? तो इसका सेंटर इधर है, तो ये सी है, तो इसका दूरी क्या हो गया? आर हो गया। यानी दोनों का दूरी जो है, वो कितने हो गए? आर के बराबर हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो यहाँ से हमें 2 तरह का दर्पण दिखाई पड़ रहा है। एक दर्पण है जो उभरा हुआ है, और एक दर्पण जो है आपका दबा हुआ है, ठीक है? यहाँ जो आप देख पा रहे हो, ठीक है? यहाँ आप देख पा रहे हैं, तो दबा हुआ है, यानी इसका परावर्तक सतह जो होता है, आप ध्यान रखोगे, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, इस लाइन को हम कहते हैं कि परावर्तक सतह है। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? कि परावर्तक सतह इसका नाम देते हैं, ठीक है? क्योंकि परावर्तन कहाँ से होता है? लाइट अपनी रास्ता से विचलित कब होता है? जब यहाँ से, यानी लौटता कब है? जब इससे टकराता है, उसी से हो जाता है वापस। तो इसको हमने क्या नाम दिया? परावर्तक सतह नाम दिया। परावर्तक सतह नाम हमने दिया। तो यहाँ भी इसका परावर्तक सतह कौन-सा हुआ? तो आप कहोगे कि ये वाला हुआ परावर्तक सतह। परावर्तक सतह इसका नाम हुआ। अगर ये परावर्तक सतह है, तो आप देख पा रहे हो कि परावर्तक सतह जो है, वो क्या है? दबा हुआ है, धँसा हुआ है, ठीक है? किधर धँसा हुआ है? तो अंदर की ओर धँसा हुआ है। तो परावर्तक सतह क्या होगा? अंदर की ओर, अंदर की ओर दबी हुई होती है, ठीक है? अगर परावर्तक सतह अंदर की ओर दबी होती है, तो हम उसको कहते हैं कि वो हमारा अवतल दर्पण है। तो हम इसका नाम क्या देते हैं? कि अवतल दर्पण इसका नाम दे देते हैं, ठीक है? अवतल दर्पण कहने का मतलब है कि कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के नाम से हम इसे जान जाते हैं, ठीक है? अब कॉनकेव, केव का मतलब होता है गुफा। गुफा क्या होता है? गुफा में आप अंदर की ओर जाते हैं, गुफा में आप अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, ठीक है? तो ये गुफा है, अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं, इसका मतलब ये कॉनकेव दर्पण हुआ, कॉनकेव मिरर हुआ, यानी कि अवतल दर्पण है, ठीक है? अब इधर बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो इसका जो परावर्तक सतह है, ये उभरी हुई है, ठीक है? ये क्या है? उभरी हुई है, ठीक है? अगर उभरी हुई है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या होगा? तो आप कहोगे कि उभरी हुई है, तो हम इसका नाम देते हैं उत्तल दर्पण। क्या नाम देते हैं? उत्तल दर्पण के नाम से इसे जानते हैं। और उत्तल दर्पण को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कौन-सा मिरर नाम देते हैं? कॉन्वेक्स मिरर के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक? तो इतनी बात आपको पता चल गया होगा, ठीक है? क्या पता चला? कि दर्पण जो होता है, वो एक गोलीय दर्पण का टुकड़ा होता है, ठीक है? यानी गोलीय दर्पण का हिस्सा होता है। इसी को जब हम छोटे टुकड़े में काट कर निकाल लेते हैं, तो हमारा एक उत्तल दर्पण निकलता है और एक अवतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण कैसा होगा? तो उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है, वो उभरी हुई होती है, यानी कि बाहर निकली होती है, ठीक है?
और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिसकी परावर्तक सतह क्या हो जाए, अंदर की ओर धंसी हुई हो, ठीक है, यानी गुफा की ओर जैसा हमें दिखाई दे रहा है, तो हम कहते हैं कि वो अवतल दर्पण है। बात क्लियर? बात क्लियर रहा होगा, ठीक है। तो हमेशा हम लोग पेंट किधर करते हैं, राइट साइड करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चल, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है दर्पण। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखोगे। क्या आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है? पॉइंट है। अब यहाँ से पहले आप बता दो कि इसमें हमने 2 दर्पण बना के रखा है, ठीक है? तो 2 दर्पण यहाँ बना हुआ है, तो इसके कुछ ना कुछ क्या होंगे? हिस्सा होंगे, ठीक है? तो इसको अगर हम पेंट करना होगा, तो पेंट हमेशा किधर से करेंगे? तो आप कहोगे राइट साइड से। तो चलो सबसे पहले हम पेंट मार लेते हैं। सबसे पहले हम क्या मार लेते हैं? पेंट मार लेते हैं। तो हमने यहाँ पेंट मार लिया। इस वाले को भी हम राइट साइड से पेंट मार लेते हैं। तो जैसे ही हमने पेंट मारा, तो आप ध्यान रखोगे कि ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया? तो आप कहोगे उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। और ऊपर वाले का नाम क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे कि ये जो हुआ, ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। चल, यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, कोई समस्या नहीं रहा होगा। चल, अब यहाँ से कुछ हमने आपको बताया कि इसके कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा जिसको हमने सेंटर नाम दिया। क्या नाम दिया? सेंटर। तो इसका भी कहीं ना कहीं क्या होगा? इसके भी कहीं ना कहीं सेंटर होंगे, ठीक है। अब सेंटर इधर होगा, सेंटर किधर होगा? इधर की ओर होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये गोले का हिस्सा है। इसको, ये जो आपको डॉट लाइन दिख रहा है, इसको हम लोग नाम देते हैं मुख्य अक्ष है। इसका नाम क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के नाम से इसे हम जानते हैं। आप ऊपर नीचे दोनों एक ही जैसे समझेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम ही फंक्शन रहेगा। तो यहाँ हमारा ये मुख्य अक्ष है, इसको हम बोलते हैं इन्फानाइट, ठीक है। ये हमारा क्या है? इन्फानाइट है वाला हिस्सा है। अब अगर हम बात करें तो ये सेंटर जो है, ये हमारा सेंटर से पहले ये वाला हिस्सा हमारा फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर मुख्य अक्ष है और दर्पण का कटान बिंदु होता है, ठीक है, जहाँ मुख्य अक्ष और दर्पण का जो कटान बिंदु होता है, दर्पण का आप कटान बिंदु देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? तो आप देख पा रहे होंगे कि ये, हाँ, इसका क्या है? कटान बिंदु है। तो जहाँ मुख्य अक्ष और दर्पण एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, तो इसी को हम नाम देते हैं पोल। क्या नाम देते हैं? पोल। और पोल को हम लोग बोलते हैं ध्रुव, ठीक है। इसका नाम क्या पड़ा? ध्रुव। और ध्रुव को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए, अब कुछ पॉइंट जो है फैक्टर हम लिखवा दे रहे हैं। सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है वक्रता केंद्र। सी का मतलब क्या है? वक्रता केंद्र। सी को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्यों कहा गया? क्योंकि ये एक वक्र का हिस्सा हो गया, ठीक है। हमने एफ को नाम दिया क्या? तो फोकस दूरी। फोकस दूरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी तरीका से अगर हम बात करें तो सी जो होता है, ठीक है, अभी अभी हमने बताया कि सी से अगर पोल की दूरी अगर मापी जाए, तो उसको हम कहते हैं कि वो रेडियस है। वो क्या है? रेडियस है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा हमेशा जब भी हम दूरी मापते हैं, तो दूरी को हमेशा हम पोल से मापते हैं। कहाँ से मापते हैं? पोल से मापते हैं। तो दूरी को हमेशा पोल से मापी जाती है, इतनी बात आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब चलिए, सेंटर और पोल के बीच में एक मिड पॉइंट होता है जिसको हम फोकस कहते हैं। ये फोकस होता क्या है? तो ये फोकस जो होता है, ये रेडियस का, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है? आधा होता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ये वाली जो किरण है, ये किरण है, ठीक है, ये क्या है? किरण है। तो ये मुख्य अक्ष हुआ, ये हमारा किरण हुआ। और किरण भी कहाँ से आ रहा है? तो आप कहोगे इन्फानाइट से आ रहा है। इन्फानाइट से तो नहीं होगा, ठीक है,
यानी कहीं एक ऐसा पॉइंट्स आ रहा है जहाँ आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक है? चल, तो वहाँ से हमने माना कि ये अनंत से आता हुआ कोई किरण है। होता क्या है कि जब कोई किरण, ठीक है, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है? और यही फोकस जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का यानी कि वक्रता केंद्र का आधा होता है। वक्रता केंद्र का क्या होता है? आधा होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एफ जो होगा, ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ जो होगा वो एफ किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे कि सी का आधा होगा, या तो आप यहाँ से कहोगे कि सी जो होगा वो 2f के बराबर होगा। बोलिए, कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक कोई समस्या आपको रहे हैं? नहीं रहा होगा? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बातें हमें समझ में आ गए कि पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सारी बातें आपको समझा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, ठीक है? चलिए, अब और भी अगर हम बात करें, ठीक है? चलिए, और भी क्या बात करना है इसके बाद की हम पहले स्लाइड देख लेते हैं, उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। चलिए देखिए, अगर हमें दर्पण, चलिए दर्पण आवर्धन जानने से पहले कुछ और भी पॉइंट जानिए, ठीक है? देखिए, नोट में आपको ध्यान क्या रखना है? नोट में ध्यान रखना है कि हम अभी बताएं कि जिस तरीका से हमें अगर दर्पण बनाना हो, दर्पण बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम पेंट मारते हैं, तो पेंट किधर से? राइट साइड में मारते हैं। तो जब भी हमें छवि बनानी होगी तो वस्तु को हम कहाँ रखते हैं? तो को हमेशा वस्तु को हमेशा कहाँ रखेंगे? तो आप कहोगे कि दर्पण के आगे रखेंगे। दर्पण के कहाँ रखते हैं? आगे रखते हैं। कोई दिक्कत? और दर्पण के आगे कहने का मतलब है कि लेफ्ट साइड रखते हैं। अभी हमने बताया है कि ये वाला हिस्सा क्या होता है? लेफ्ट होता है, और दर्पण के पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम राइट साइड बोलते हैं। तो जब भी हम वस्तु रखेंगे वो किधर रखेंगे? लेफ्ट साइड में रखेंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ से कुछ और भी आप पॉइंट जानिए, इस यहाँ पर आपको समझा देते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। देखिए, चल, अगर हम बात करें तो देखिए, कभी भी जैसे हमने एक क्रॉस बनाया, ठीक है? एक क्रॉस हमने बनाया। चल, क्रॉस बनाने से बेहतर है कि हम यहाँ पर आपको बेहतर ढंग से कहीं और समझा दें, ठीक है? चल, यहाँ पर समझा देते हैं। देखिए, जैसे अगर हम कहें कि जैसे ये कोई दर्पण है, ये दर्पण है और ये इसका मुख अक्ष है। ये इसका क्या है? मुख अक्ष है। ये इसका दर्पण हो गया और ये इसका मुख अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष हो गया। अगर दर्पण के पहले तो इसको हम कहते हैं कि लेफ्ट साइड है और इसको हम कहते हैं कि राइट साइड है। राइट साइड है और इधर हमारा क्या है? लेफ्ट साइड है। जब भी हमारा कोई भी चीज, आप ध्यान रखना कि कोई भी वैल्यू अगर आपका लेफ्ट साइड है, ठीक है, अगर कभी भी लेफ्ट साइड रखा गया है तो हम कहते हैं कि वो चीज निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। और यदि यदि यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, अगर लेफ्ट साइड है तो हम उसको कहते हैं कि वो क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक है। और यदि राइट साइड में कोई भी पद आया है या कोई भी वैल्यू आए हैं राइट साइड में, ठीक है, तो हम मानते हैं कि वो पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव वैल्यू हमेशा राइट साइड को दिखाएगा और निगेटिव वैल्यू हमारा हमेशा लेफ्ट साइड को दिखाएगा। इसी तरीका से अगर हम अप एंड डाउन की बात करें, इसको हम अप बोलते हैं, ठीक है, इसको अप बोलते हैं यानी ऊपर, ठीक है, और इसको बोलते हैं नीचे। कोई दिक्कत नहीं। अगर छवि ऊपर की ओर है, अगर छवि ऊपर की ओर है तो हम कहते हैं कि ये हमारा निगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। अगर ऊपर की ओर है, वस्तु कैसे है? ऊपर की ओर है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव है। और नीचे आया है तो हम कहते हैं कि निगेटिव है। नीचे आया है तो हम क्या कहते हैं? कि निगेटिव है। कोई दिक्कत इसमें नहीं रहा होगा। तो हमेशा आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि यदि अगर लेफ्ट साइड में कोई भी वैल्यू अगर निगेटिव वैल्यू आया है, इसका मतलब है कि वो किधर है? लेफ्ट साइड का वैल्यू है, ठीक है।
और अगर पॉजिटिव आया तो हम उसे कहते हैं कि राइट साइड का है। अगर ऊपर में कोई भी वस्तु है, ठीक है, तो उसको पॉजिटिव मानते हैं और अगर नीचे में वस्तु है तो हम उसे नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव मानेंगे और राइट साइड में है तो क्या मानेंगे, तो पॉजिटिव मानेंगे। तो यहाँ से आपको इतनी बात पता चला कि वस्तु जो होता है, ठीक है, वस्तु हमेशा किधर होगा, तो आप कहोगे कि बाएं साइड होगा, इसका मतलब कि निगेटिव वैल्यू होगा। कैसा वैल्यू होगा, निगेटिव वैल्यू होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन छवि की अगर हम बात करें यानी प्रतिबिंब की अगर हम बात करें, तो प्रतिबिंब क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और साथ ही साथ निगेटिव भी हो सकता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फोकल लेंथ की अगर बात करें, एफ की बात करें यानी फोकस दूरी की अगर बात करें, तो वो भी हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और साथ ही साथ नेगेटिव भी हो सकता है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखोगे इस पॉइंट को कि ये पॉइंट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट जो है आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, आपने समझा, क्योंकि वस्तु को हमेशा हम बाएं तरफ रखें। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि वस्तु को हम दर्पण के पीछे रखकर और देखें उसके छवि को, तो ऐसा नहीं होगा। आप कभी भी दर्पण के पीछे जाकर अपने चेहरा को नहीं देखते हैं। जो भर दिन आप बाल संवारते रहते हो, लड़कियां जो मेकअप करते रहती है, वो क्या होता है, हमेशा दर्पण के आगे होता है, ठीक है। वो कभी भी दर्पण दर्पण के पीछे जाकर अपना चेहरा नहीं देखता है। तो इतनी बातें आपके समझ में आ गए होंगे। चल, तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने स्लाइड पर, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये सारी बातें आपको समझा दिया कि क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र, क्या होता है फोकस दूरी, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया। चल, अब है आवर्धन क्षमता। अब हमें समझने से पहले हमें जानना होगा, यानी दर्पण के और भी बातें जानने से पहले हमें आवर्धन क्षमता जानना होगा, ठीक है, कि आवर्धन क्षमता क्या है। देखिए, आवर्धन क्षमता कहने का मतलब क्या है कि हम इसे हमेशा एम से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, तो एम से डिनोट करते हैं। और एम बराबर होता है, तो क्या होता है, तो आप कहोगे कि आई अपॉन ओ होता है। आई अपॉन क्या होता है, ओ होता है। आई का मतलब है, आई का अर्थ है, आई का अर्थ है ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। या आप कह सकते हो इसे हिंदी में लिख देते हैं कि ये जो है प्रतिबिंब है, ये जो है प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब की ऊंचाई, और इसको कहते हैं वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। आई को हमने क्या नाम दिया, आई को हमने नाम दिया कि प्रतिबिंब का ऊंचाई है, और ओ जो होता है वो वस्तु का ऊंचाई होता है, यानी प्रतिबिंब कहने का मतलब छवि है। तो अब यहां से आप ध्यान रखेंगे कि एम जो होता है वो दो, ठीक है। इसको आप ध्यान रखोगे कि एक दर्पण के लिए होता है और एक होता है आपका लेंस के लिए। एक होता है दर्पण के लिए और एक होता है आपका लेंस के लिए, ठीक है। दर्पण के लिए अगर पूछा जाए तो दर्पण के लिए होता है एम माइनस माइनस भी अपॉन यू होता है, माइनस भी अपॉन यू होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो m बराबर होता है v अपॉन यू, v अपॉन यू होता है। अब आपके मन में सवाल चल रहा हो कि सर आपने यहाँ तो लिखाया प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, या आपने लिखा कि वस्तु की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई है, या इसी को हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी है या वस्तु की दूरी है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो यहाँ से देखिए, भी जो है, भी जो है वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी है, क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी
और यू जो है इसको हम कहते हैं वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी कहाँ से, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पोल से। कहाँ से होगा दूरी, तो आप कहोगे पोल से, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ जाए। क्या ये बातें समझ में आया? चल आ गया। अब आता है कि m का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। ठीक है, m का वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं ये भी तो पूछा जा सकता है। चल तो देखिए m का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो निगेटिव भी हो सकता है और साथ ही साथ पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर m का वैल्यू पॉजिटिव आया, m का वैल्यू अगर पॉजिटिव आया तो हम कहते हैं कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। ठीक है, आभासी को ही हम नाम देते हैं क्या, चल यहां पर हम लिख देते हैं देखिए, तो अगर पॉजिटिव आया तो हम कहते हैं कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी को ही हम लोग बोलते हैं कि काल्पनिक होगा। आभासी को ही क्या बोलते हैं, काल्पनिक या इमेजिनरी बोल देते हैं। और साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा आभासी काल्पनिक काल्पनिक के साथ साथ सीधा प्रतिबिंब होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा, सीधा प्रतिबिंब। अब ध्यान रखना कि हर सीधा चीज वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ देखो अगर सीधा प्रतिबिंब बन रहा है इसका मतलब कि वो कैसा है, काल्पनिक है। हर टेढ़ी चीज भली होती है, तो ऐसा भी नहीं है कि हर सीधी चीज भी भली होती है। ठीक है, तो टेढ़ा, हालांकि ऐसा भी नहीं कि हर चीज टेढ़ा भला ही हो। ठीक है, चलिए देखें। अब निगेटिव की अगर हम बात करें तो अगर निगेटिव वैल्यू आया तो हम कहते हैं कि वस्तु जो होगा, ठीक है, वस्तु जो होगा वो वास्तविक होगा। प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा, वस्तु की प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और वास्तविक के साथ साथ हम कह सकते हैं कि उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा होगा। ये बातें आप ध्यान में रखोगे कि अगर m का वैल्यू पॉजिटिव आया तो हम कहते हैं कि वो आभासी प्रतिबिंब है या काल्पनिक प्रतिबिंब है। और साथ ही साथ सीधा प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है, सीधा प्रतिबिंब। वो सारे चीज आपको समझाएंगे। इसी तरीका से अगर m का वैल्यू निगेटिव आया, m का वैल्यू क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए, तो हम कहते हैं कि वास्तविक है। इमेज जो है कैसा बना है, वास्तविक इमेज बना है। और उल्टा इमेज बना है। कैसा इमेज बना, उल्टा इमेज बना है। आप कभी भी अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में आप देखना, ठीक है, तो हमें इमेज उल्टा बनता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट आपको अवश्य दिखाई देंगे। ऐसा नहीं होगा कि लेफ्ट वाला हिस्सा लेफ्ट आपको दिखाई दे और राइट वाला हिस्सा राइट। अगर ऐसा है तो आपके जगह पर कोई और है। ठीक है, चलिए आपको दिखाने की जरूरत है, बाकी और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी अगर हम बात करें तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको रफ कर रहे हैं। यहाँ से कुछ और भी पॉइंट हमें नोट करवाने हैं। देखें, अब m का वैल्यू जो होता है किसी से बड़ा होगा किसी से छोटा, हम लोग हमेशा तुलना करते हैं m को 1 से। ठीक है, किसी भी चीज को हम तुलना करने के लिए 1 का ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि आवर्धन का जो तुलना होता है वो 1 से होता है। तुलना किससे हम करते हैं, तो आप कहोगे कि 1 से तुलना करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ आवर्धन m को जो है वो तुलना कर ले रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या है कि तुलना करने का मतलब है कि या तो वस्तु बड़ा होगा या तो छोटा होगा। क्या होगा, या तो बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है या तो वस्तु के बराबर हो सकता है। यही तो तुलना आप करोगे। तुलना क्या करोगे, आप किसी से भी तुलना करोगे तो देखोगे कि या तो उसके बराबर होगा या तो उससे कम होगा या तो उससे ज्यादा होगा। यही 3 पॉसिबिलिटी तो है। बोलिए, अगर आप देखते हैं, आप अपने आप को देखते हो, ठीक है, किसी अन्य विद्यार्थी से अगर तुम तुलना कर रहे हो तो क्या होता है, आप देखते हो कि वो हमसे ज्यादा तेज है या हमसे कम तेज है या हमारे बराबर तेज है। यही तो करते हैं। या नंबर भी लाते हैं तो हमसे कम होगा या हमसे ज़्यादा होगा या हमसे बराबर होगा। इन 3 केस के अलावा और क्या कोई भी केस बन सकता है? तो आप कहोगे कि नहीं सर, ऐसा और भी कोई केस नहीं बन सकता।
तो अगर हम कहें कि m का वैल्यू जो है 1 से बड़ा हो जाए, क्या हो जाए? 1 से बड़ा हो जाए, ठीक है? सेकंड केस हो सकता है कि m का वैल्यू 1 के बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, और थर्ड केस हो सकता है कि m का वैल्यू 1 से छोटा हो जाए, 1 से क्या हो जाए? छोटा हो जाए। यही 3 वैल्यू हो सकते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो यहाँ से क्या-क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, अब समझते हैं, ठीक है? यहाँ से क्या-क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? चलिए, निष्कर्ष हम लोग निकालते हैं। अगर m का वैल्यू 1 से बड़ा आया तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब जो होगा, वो प्रतिबिंब क्या होगा? तो आप कहोगे कि बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अगर m के बराबर आया, यानी कि मैग्नीफिकेशन जो है, आवर्धन जो है वो 1 के बराबर आ जाए, तो हम कहते हैं कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब जो है वो किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे कि वस्तु के बराबर हो जाएगा। प्रतिबिंब जो होगा वो किसके बराबर होगा? वस्तु के बराबर हो जाएगा। यानी कि जितना वस्तु का साइज वही रहेगा आपका प्रतिबिंब का साइज, ठीक है? अब अगर m से छोटा हो जाए, 1 से क्या हो जाए? छोटा हो जाए, तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब वो क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे कि छोटा हो जाएगा। किससे छोटा हो जाएगा? वस्तु से छोटा हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो यहाँ से आपने देखा कि मैग्नीफिकेशन के क्या-क्या रूल होते हैं, ठीक है? मैग्नीफिकेशन का ये रूल आपको अच्छे ढंग से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप अवश्य ही क्वेश्चन गलत मार के आओगे और आप अपना नंबर गँवा बैठोगे, ठीक है? और मेरे प्यारे बच्चे, आपको केवल यही के लिए नहीं पढ़ना, केवल इसलिए नहीं पढ़ना कि हमें 10th पास करना है, ठीक है? आपको नॉलेज होना सबसे बड़ी चीज़ है। नॉलेज जब तक नहीं होगा, आप क्वेश्चन गलत करोगे। एग्ज़ाम में जाओगे, एग्ज़ाम में क्या होगा? क्वेश्चन आएगा, सारा चीज़ भूल जाओगे। इस वजह से कह रहे हैं कि रटो मत, हर चीज़ को समझो कि ये क्या हमने बताया है। हर चीज़ अगर आप बेहतर ढंग से समझ रहे हो, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा, ठीक है? चलिए। तो हमने आवर्धन कहा, आवर्धन m से डिनोट करते हैं, मैग्नीफिकेशन इसको बोलते हैं, तो m हमने छोटा ले लिया। m का वैल्यू क्या होता है? I अपॉन O होता है। I का मतलब इमेज है, O का मतलब ऑब्जेक्ट है, ठीक है? इसको अब लिख देते हैं कि ये प्रतिबिंब है, ये क्या है? प्रतिबिंब है, और ये क्या है? वस्तु है। ये क्या है? वस्तु है। तो ये दर्पण के लिए अलग होता है, दर्पण के लिए माइनस भी अपॉन यू होता है, और लेंस के लिए भी अपॉन यू होता है। दर्पण के लिए ध्यान रखना कि निगेटिव होता है, दर्पण के लिए क्या होता है? निगेटिव होता है। अब m का हमने क्या किया? v क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी होती है। u क्या होता है? वस्तु की दूरी या ऊंचाई होती है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। m जो है पॉजिटिव आया तो हम कहेंगे कि वस्तु जो बना है, वस्तु की जो छवि बनी है वो आभासी बना है, काल्पनिक बना है, या और साथ ही साथ वो सीधा बना है, ठीक है? अगर m का वैल्यू निगेटिव आया है तो हम कहेंगे कि वास्तविक छवि है और साथ ही साथ छवि उल्टी बनी है, ठीक है? इसी तरीका से अगर हम तुलना कर लेते हैं कि वस्तु छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, बराबर बनेगा, क्या केस हो सकते हैं? तो 3 केस हमने निकाला कि m का वैल्यू 1 से अगर बड़ा हो गया तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। इसी तरीका से अगर m के बराबर आया है, m जो है 1 के बराबर आया है, तो हम कहेंगे कि जितना वस्तु का आकार है उतना ही आकार का बना है प्रतिबिंब का, ठीक है? अगर 1 से छोटा आया, प्रतिबिंब का आकार भी कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गया होगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन, यानी कि अगर हमें छवि बनाने हैं, ठीक है? अगर हमें प्रतिबिंब का निर्माण करना है, तो प्रतिबिंब के निर्माण करने के लिए कोई ना कोई रूल दिया गया होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपको 3 रूल दिए गए हैं, ठीक है? कितने रूल हैं? 3 रूल। ध्यान रखना कि रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन कितने हैं? तो मेरे बच्चे 3 रूल्स होते हैं। कितने रूल्स होते हैं? 3 रूल्स होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखोगे। अब 3 रूल्स को समझते हैं कि क्या-क्या है। सबसे पहला रूल्स, ठीक है? रूल नंबर 1 है। ये हमारा क्या है? रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 कहता है, देखो इसको हमने क्या नाम दिया था? मुख्य अक्ष नाम दिया था कि ये हमारा मुख्य अक्ष है। कहीं न कहीं सेंटर होगा, तो ये सेंटर हो गया। ये क्या हो गया? हमने माना कि ये F है, ठीक है? अगर कोई भी
देखो, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हमें प्रतिबिंब का निर्माण करना हो, जब भी हमें छवि का निर्माण करना, तो हमें कम से कम 2 किरण चाहिए। क्या चाहिए? 2 किरण चाहिए और दोनों किरण को अलग-अलग स्थिति से हमें गुज़ारने पड़ते हैं। अलग-अलग स्थिति से क्या करना पड़ता है? गुज़ारना पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी इमेज फॉर्मेशन होगा तो हमें कम से कम 2 किरण की आवश्यकता है। कम से कम कितने किरण? 2 किरण। बाकी आप 1000 किरण गुज़ार लो, कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें मिनिमम मिनिमम कितने चाहिए? तो 2 किरण चाहिए, ठीक है? 2 किरण जब तक नहीं होंगे प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। बात क्लियर हुआ? चलिए, तो सबसे पहला नियम कहता है कि अगर कोई भी 2 किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, क्या आ रहा है? मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा है, तो वो फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से होकर गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा। यहाँ जैसे देखिए, यहाँ आपने देखा कि ये जो है, ये किरण क्या हो रहा था? ये आया, परावर्तक सतह से टकराया और टकराने के बाद वो कहाँ से गुजर गया? फोकस से गुजरा। ये सबसे पहला नियम कहता है। क्या कहता है? कि अगर कोई भी समानांतर रेखाएँ, ठीक है? या कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है और दर्पण से टकरा जाती है, तो टकराने के बाद वो फोकस से होकर गुजरेगी। वो कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। इसी तरीका से ये वाली भी किरण कहाँ से गुजर जाएगी? फोकस से होकर गुजर जाएगी, ठीक है? तो ये दोनों टकराने के बाद कहाँ से गुजर रहा है? फोकस से गुजर रहा है। बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, तो वो परावर्तक सतह से टकरा कर फोकस से होकर गुजर जाएगी। क्या कहता है नियम? कि यदि यदि कोई किरण यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर समानांतर आती है और और दर्पण से टकराकर और दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। क्या होगी? मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। बात क्लियर हुआ? कि कोई भी मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आती है तो वो हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 क्या कहता है? अब इसे समझते हैं, ठीक है? कि रूल नंबर 2 क्या कहता है, ठीक है? चलिए देखिए, रूल नंबर 2 कहता है कि यदि कोई किरण यदि कोई किरण च- यदि कोई किरण फोकस से होकर गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है, तो दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। तो कहता है सेकंड लॉ इमेज फॉर्मेशन का कि यदि कोई किरण फोकस से होकर गुजरती है, कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है, तो दर्पण से टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। दूसरा नियम क्या है? कि जब कोई किरण फोकस से होकर गुजरेगी तो वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये सेकंड लॉ कहता है। तो हमने क्या कहा कि यदि कोई किरण यदि कोई किरण फोकस से होकर फोकस से
होकर गुजरती है तो दर्पण से टकराकर दर्पण से टकराकर टकराकर मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी समानांतर हो जाएगी समानांतर हो जाएगी। बोलो बात ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि 1 और 2 एक दूसरे के रिवर्स है? 1 और 2 रूल जो है एक दूसरे का क्या है? रिवर्स है। यानी जो एक नंबर रूल कहता है उसी का जस्ट उल्टा रूल नंबर 2 कह रहा है। ठीक है, रूल नंबर 1 कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा है और दर्पण से टकराता है तो फोकस से गुजरेगा। और सेकंड रूल कहता है कि फोकस से आ रहा है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर। यानी कि ये एक दूसरे के वाइस वर्सा कंसेप्ट है। एक दूसरे के कैसे कंसेप्ट है? तो आप कहोगे कि वाइस वर्सा कंसेप्ट है। क्या ये बात क्लियर हुआ? चल, तो ये हमने 2 रूल्स पढ़ लिए। चल, आगे रूल्स कहता है, थर्ड रूल की अगर हम बात करें तो ये रूल नंबर हमारा 3 है। रूल 3 है। ये हमारा इनफाइनाइट पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हमारा हमने माना कि ये सेंटर है। ये क्या है? सेंटर है। ठीक है, ये हमने माना कि फोकस है। ये क्या? फोकस है। और ये हमारा पोल है। ये बात है आपको हर बार बताई गई है। अब कहता है कि यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो दर्पण से टकराकर पुनः उसी रास्ते पर वह लौट जाएगी। उसी रास्ते पर क्या होगी? लौट जाएगी। उसी रास्ते पर क्या होगी? लौट जाएगी। और उसी रास्ते पर लौटने का मतलब क्या है? कि वो जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते पर क्या हो जाएगी? पुनः लौट जाएगी। ठीक है, हमने क्या कहा कि जब कोई किरण सेंटर से होकर यानी वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो दर्पण से टकराकर वो पुनः सेंटर से ही होकर गुजर जाएगी। क्या होगी? सेंटर से ही होकर गुजर जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना लेती है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो रूल नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या कहा कि अगर कोई किरण क्या हो रहा है? सेंटर से गुजर रहा। ठीक है, तो यह किरण पुनः क्या हो जाएगी? तो आप कहोगे कि इसी रास्ते पर क्या कहा कि इसी यानी सेंटर से होकर ही क्या हो जाएगी? तो आप कहोगे कि सेंटर से होकर गुजर जाएगी। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए कि जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस हो गया। तो ये हमारा थर्ड लॉ कहता है। ठीक है, कि यदि कोई किरण कोई किरण वक्रता केंद्र से वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो दर्पण से टकराकर दर्पण से टकराकर पुनः उसी रास्ते से उसी रास्ते से यानी कि वक्रता केंद्र से यानी वक्रता केंद्र से होकर लौट जाती है होकर लौट जाएगी। क्या ये बात क्लियर हुआ? बोलिए कोई दिक्कत मेरे भाई इसमें नहीं हुआ होगा। ठीक है, चल, तो यहाँ से हमने 3 रूल पढ़ा। ठीक है, 2 रूल मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, फोकस से गुजरेगा। सेकंड रूल फोकस से गुजरेगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। थर्ड रूल कहता है कि सेंटर से गुजरेगा, सेंटर से ही वापस हो जाएगा। ठीक है, जिस गली से आए हो उसी गली से चले जाना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? इमेज फॉर्मेशन के नियम हो गए। अब जब भी हमें इमेज फॉर्मेशन करना होगा, इमेज का निर्माण करना होगा, तो हमेशा इन्हीं तीनों रूल में से हमें 2 रूल को अप्लाई करने होंगे। ठीक है,
इन्हीं तीनों रूल में से हमें 2 रूल को क्या करने होंगे, अप्लाई करने होंगे। बात क्लियर होगा? चल, तो अब आगे बढ़ते हैं। चल, आगे अगर हम बात करें तो अब हमारा है पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि इमेज का स्थान कहाँ-कहाँ हो सकता है, ठीक है? इमेज का स्थान कहाँ-कहाँ हो सकता है। चल, तो यहीं से हम आपको याद भी करवा देंगे कि कौन-सा पॉइंट कहाँ पर होगा। चलिए देखिए, इसको हम मान लेते हैं इनफाइनाइट पॉइंट है, इसको हमने माना कि सेंटर है, ये क्या है? सेंटर है। इसको हमने माना कि ये फोकस है, ये हमारा क्या? फोकस है। और इसको हमने माना कि ये पॉइंट हमारा पी है। दर्पण है तो हम पेंट तो अवश्य करेंगे, तो हमने दर्पण को क्या कर दिया? पेंट कर दिया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चल, अब दर्पण में हम वस्तु को कहाँ-कहाँ रख सकते हैं, इस बात पर हमें चर्चा करना होगा, ठीक है? चलिए देखें। दर्पण को या तो हम रख दें कहाँ? अनंत पर रख दें। कहाँ रख दें? अनंत पर रख दें। पहला पॉइंट हो सकता है। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें कि हम दर्पण को वक्रता केंद्र और सेंटर के बीच में कहीं पर रख लें, यही तो हो सकता है कि अनंत और सेंटर के बीच। पहला हो सकता है कि हम कहाँ पर रख दें, तो हम रख दें अनंत पर वस्तु को। दूसरा केस क्या हो सकता है कि हम रख दें कहाँ पर, तो आप कहोगे कि सेंटर और अनंत के बीच में रख दो सर। इसी तरीका से अगर हम बात करें तो हम वस्तु को पूरे तरीका से हम सेंटर पर भी रख दें, ये भी तो केस बन सकता है। कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं है। तो 3 केस हमने देखा। फोर्थ नंबर केस हो सकता है कि आप कहाँ रख दो वस्तु को, आप सेंटर और फोकस के बीच रख दो। कहाँ रख दो? सेंटर और फोकस के बीच रख दो वस्तु को। नेक्स्ट केस हो सकता है कि आप कहाँ पर रख दो, आप डायरेक्ट फोकस पर रख दो वस्तु को। कहाँ पर रख दो? वस्तु को फोकस पर रख दो। तो यह भी केस हो सकता है। या केस हो सकता है कि आप वस्तु को कहाँ रख दो, वस्तु को आप फोकस और पोल के बीच में रख दो। तो क्या इसके अलावे आप और कहीं भी वस्तु रख सकते हैं? अब ऐसा तो नहीं होगा, कोई हमारे महामूर्ख जो भाई होगा वो ऐसा भी कह सकता है कि सर दर्पण के पीछे रख दो। अरे गधे, दर्पण के अगर पीछे रखेंगे तो फिर प्रतिबिंब बनेगा कैसे? दर्पण का परावर्तक सतह आगे होता है, लेफ्ट साइड में होता है। तुम वस्तु रखेगा राइट साइड में, तो प्रतिबिंब कहाँ से बनेगा? बुद्धि दिए गई है ना? ठीक है, तो बुद्धि का इस्तेमाल किया करो। तो ये 6 केस हो सकते हैं। पहला केस है ये, दूसरा केस है, तीसरा केस है, 4 और ये 5 और ये 6, यानी कि हमें 6 केस से क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अगर वस्तु को हम अनंत और सेंटर के बीच रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अगर सेंटर पर रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अगर फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? और यदि फोकस और पोल के बीच रखते हैं तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये सारे चीज आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है? चल, अब इसके हर एक पॉइंट को हम धीरे धीरे करके समझाते हैं, ठीक है? कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे, इसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? चलो हम याद करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पहला है कि हमने वस्तु को रखा अनंत पर। वस्तु को कहाँ रखा हमने? अनंत पर रखा, ठीक है? तो जैसे ही हमने वस्तु को अनंत पर रखा, देखो, जब हम बहुत दूर, आईना के बहुत दूर अगर खड़ा होते हैं, तो हमेशा याद रखना कि प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कहाँ पर बनता है? फोकस पर। देखो, इधर अनंत है, इधर आ जाओ। कहाँ से? पोल से पहले। पोल से पहले क्या है? तो आप कहोगे कि एफ है, तो प्रतिबिंब बनेगा एफ पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ पर बनेगा। ये हमारा केस नंबर 1 है। हमारा केस नंबर 1 है। 1 का प्रतिबिंब यहाँ 1 हमने दिखाया। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? वो क्लियर हुआ? बोलो कि अगर अनंत पर है वस्तु तो फोकस पर बनेगा, अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा, अनंत पर है फोकस पर बनेगा, अनंत पर है फोकस पर बनेगा। 3 केस याद रखो, चौथा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चल, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या हो सकता है? वस्तु की स्थिति तुम रख दो कहाँ पर, तो आप कहोगे
कि हम अनंत और सेंटर के बीच रख लेते हैं। अब जैसे-जैसे आप जाओगे दर्पण के करीब, आपका इमेज दूर भागेगा दर्पण से। क्या होगा? दर्पण से दूर भागेगा। आपने देखा है कि जैसे आप किसी बच्चे को पकड़ने जाओ, तो बच्चा को जब पकड़ने जाओगे तो वो बच्चा आपसे दूर भागेगा, ठीक है? दूर है तो अच्छा है, लेकिन जैसे ही आप जाओगे उसके करीब तो वो आपसे दूर भागेगा। तो देखो जैसे-जैसे हम क्या कर रहे हैं, जैसे-जैसे हम दर्पण के करीब जा रहे हैं, पहले तो यहाँ थे, अब यहाँ पहुँच गए, तो अब प्रतिबिंब इधर खसेगा। जैसे-जैसे हम जाएँगे राइट की ओर, उधर से वह प्रतिबिंब खसकेगा लेफ्ट की ओर। हम जाएँगे राइट की ओर, प्रतिबिंब जाएगा लेफ्ट की ओर। बात क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए कि जब हम जाते हैं राइट साइड में तो प्रतिबिंब खिसकता है लेफ्ट साइड में। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आप कहोगे कि यहाँ बना लेते हैं। कहाँ बना लेते हैं? यहाँ बना लेते हैं। तो ये हमारा 2 नंबर केस है। कौन-सा केस है? तो आप कहोगे कि ये 2 नंबर केस है, तो 2 नंबर का प्रतिबिंब देखो यहाँ पर बन गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब इसी तरीका से अगर हम थर्ड की बात करें, तो थर्ड कहाँ पर वस्तु को रख सकते हैं? वस्तु को हमने सेंटर पर रख दिया। वस्तु को हमने कहाँ रखा? सेंटर पर। अब एक बात बताओ, अगर सेंटर पर रखा है तो इधर से भी सेंटर ये है और इधर से भी सेंटर ये है, ठीक है? तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आप कहोगे कि सेंटर पर बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा? सेंटर पर बन जाएगा। यानी कि जब वस्तु को हम सेंटर पर रखेंगे, तो इसका प्रतिबिंब भी सेंटर पर ही बनेगा। यानी कि ये 3 नंबर केस है, तो ये प्रतिबिंब भी 3 नंबर ये रहा। कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। इसी तरीका से अगर हम बात करें, तो यदि अगर हम कहें कि प्रतिबिंब को हमने वस्तु को हमने यहाँ पर रखा, वस्तु को यहाँ पर रखा, यानी सेंटर और फोकस के बीच रखा, तो प्रतिबिंब क्या होगा? देखो, दूर भागना चाहिए क्योंकि हम दर्पण के करीब आ रहे हैं, तो ये दर्पण से दूर भागेगा। तो अब प्रतिबिंब जो होगा वो किधर बनेगा? तो हमने बना लिया कि इधर बनेगा प्रतिबिंब। क्या कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा कौन-सा केस हो गया? तो आप कहोगे कि 4 नंबर केस है ये। तो ये भी कौन-सा केस हो गया? 4 नंबर केस हो गया। कलर चेंज करके हम लिख दे रहे हैं, ठीक है? ताकि आपको अच्छा लगे देखने में, क्योंकि आप तो थोड़ा ठहरे, शहरी बाबू, ठीक है? तो शहरी बाबू के लिए शहरी कलर से लिख दे रहे हैं। 4 नंबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, चल। अब इसी तरीका से अगर हम बात करें, तो अब हम वस्तु को कहाँ रख सकते हैं? वस्तु को हम कहाँ पर रख सकते हैं? तो आप कहोगे कि वस्तु को हम अब फ़ोकस पर रख लेते हैं। कहाँ पर रख लेते हैं? फ़ोकस पर रख लेते हैं। तो जैसे ही हमने फ़ोकस पर रखा, तो आप देखो कि जब हम अनंत पर रख रहे थे तो फ़ोकस पर बन रहा था, अनंत पर रख रहे थे तो फ़ोकस पे बन रहा था। अब इसी तरीका से जब हम फ़ोकस पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कि जब हमने बनाया कहाँ पर, तो आप कहोगे कि हमने बनाया 5 नंबर, फ़ोकस पे वस्तु रखे तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना? तो आप कहोगे अनंत पर बन गया। ये 5 नंबर केस हो गया। अब लास्ट केस आपका क्या है? लास्ट केस है आपका कि अब जो प्रतिबिंब है, ठीक है? अब जो वस्तु है, अब वस्तु को हम रख लेते हैं कहाँ पर? तो आप कहोगे कि हम वस्तु को रख लेते हैं पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में। तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? इस मुख्य अक्ष को हम थोड़ा-सा बढ़ा लेते हैं। मुख्य अक्ष को थोड़ा-सा हम क्या कर लेते हैं? बढ़ा लेते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत? मुख्य अक्ष को हमने क्या किया? बढ़ा लिया, ठीक है? तो जैसे ही हमने मुख्य अक्ष को बढ़ाया, तो देखो, आप बहुत ही पोल के करीब आ गए। पोल के क्या हो गए? करीब। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी फ़ोकस और पोल के बीच आएगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा, वो कहाँ होगा? तो आप कहेंगे कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, वो बनेगा दर्पण के पार। दर्पण के पार कहने का मतलब कि राइट साइड में प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा? राइट साइड में। तो ये हमारा कौन-सा केस हो गया? तो आप कहोगे कि ये 6 नंबर केस है। कौन-सा केस है? 6 नंबर केस है। तो 6 नंबर केस ये रहा। क्या आपको ये बातें समझ में आया या नहीं आया? बोलिए, कोई दिक्कत इसमें?
नहीं रहा होगा। फिर भी आप एक बार समझिए, ठीक है? हमने कहा आप ध्यान रखो कैसे? फोकस पर वस्तु कहाँ है? वस्तु को अगर फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बने, वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं? अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। अनंत पर, फोकस पर, अनंत पर, फोकस पर, अनंत पर, फोकस पर। अनंत और सेंटर के बीच, अनंत और सेंटर के बीच तो फोकस और सेंटर के बीच, अनंत और सेंटर के बीच तो फोकस और सेंटर के बीच, अनंत और सेंटर के बीच तो फोकस और सेंटर के बीच। सेंटर पर, सेंटर पर, सेंटर पर, सेंटर पर, सेंटर पर, सेंटर पर। सेंटर और फोकस के बीच अनंत और सेंटर के बीच, सेंटर और फोकस के बीच तो अनंत और सेंटर के बीच। फोकस पर, अनंत पर, फोकस पर, अनंत पर, फोकस पर, अनंत पर। फोकस और पोल के बीच दर्पण के ओह पार, दर्पण के ओह पार यानी कि राइट साइड। और जब भी हमने अभी बताया कि अगर राइट साइड में बना, राइट साइड बनने वाले जितने सारे आपके प्रतिबिंब होंगे वो कैसा प्रतिबिंब होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कि वो प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा। क्या होगा? आभासी होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं रहे होंगे, ठीक है? चल, हमने अभी, चलो अब एक थोड़ा-सा हम आपको समझाने के लिए और भी ले लेते हैं, ठीक है? चल, एक हमने ये दर्पण बनाया, अब यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, ठीक है? देखो, ये हमारा फ़ोकस है, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा अनंत है, ठीक है? हम वस्तु रखेंगे, आप बनाते हुए चले जाना, ठीक है? वस्तु रखेंगे, बनाते चले जाना। वस्तु हमने अनंत पर रखा, वस्तु को अनंत पर रखा तो हमारा कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? फ़ोकस पर बना। हमने सेंटर और अनंत के बीच तो सेंटर और फ़ोकस के बीच। सेंटर पर तो सेंटर पर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने सेंटर और फ़ोकस के बीच रखा तो हमारा प्रतिबिंब अनंत और सेंटर के बीच बनेगा। अगर फ़ोकस पर हमने वस्तु रखा तो अनंत पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। और अगर हम यहाँ पर रख रहे हैं फ़ोकस और पोल के बीच तो दर्पण के एह पार, दर्पण के ओह पार। कोई दिक्कत इसमें नहीं रहा होगा। तो ये बातें आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत हमारे ख्याल से आपको अब नहीं रहा होगा। बोलिए, कोई दिक्कत अभी भी है तो आप पूछ सकते हैं। आपको मेरे भाई इस तरीका से पढ़ा रहे हैं कि आपको कोई भी समस्या ना हो इन फ्यूचर, ठीक है? आपको दर्पण बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या है? अब है इसी केस को हम लोग समझते हैं कि क्या-क्या अब केस कैसे-कैसे बन सकता है। हालाँकि आपको सारा चीज़ समझा दिया गया, इसको थोड़ा-सा हम लोग तेज़ी से खींचेंगे। अब देखो, क्वेश्चन है आपका, ठीक है? ये हमारा अनंत पॉइंट है, ये क्या है? अनंत पॉइंट है। अब कह रहा है वस्तु, जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु को कहाँ रखना? अनंत पर रखना है। हमने माना कि ये अनंत पॉइंट है तो अनंत पर हमने यहाँ वस्तु को रख दिया, ठीक है? हमने यहाँ पर वस्तु को रख दिया, कहाँ पर? अनंत पर रख दिया, ठीक है? तो अनंत पर रखने से क्या होगा कि जब हम यहाँ से गुजारेंगे, ठीक है? तो अभी हमने पढ़ाया कि कोई वस्तु अगर अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा। कहने का मतलब है कि जब ये मुख्य अक्ष के समानांतर होगा, हमें क्या करना होगा? यहाँ से एक हमें किरण गुजारने होंगे, यानी जहाँ पर वस्तु है, इस वस्तु से हमें एक किरण गुजारना होगा और दर्पण पर डालना होगा, ठीक है? तो ये मुख्य अक्ष के क्या हो गया? समानांतर। ये कौन-सा है? तो आप कहोगे मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के ये क्या है? समानांतर जा रही है। तो ये समानांतर जो लाइनें हैं, ये कहाँ से गुजरेगी? तो आप कहोगे कि फोकस से गुजर जाएगी। कहाँ से गुजर जाएगी? फोकस से होकर गुजर जाएगी। तो ये हमने नाम दिया कि ये इसका क्या है? फोकस है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। ये सेंटर है और ये फोकस है। अब इसी तरीका से हमने क्या किया? एक और लाइन गुजारा, ठीक है? ये रूल नंबर हमारा 1 लगा। ये रूल 1 था। ये कौन-सा था? रूल नंबर 1 था। अब हम लगाते हैं रूल नंबर 2 को। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर हम फोकस से होकर कोई वस्तु को गुजार रहे हैं, ठीक है? आप क्या कह सकते हो कि जब हम किरण को फोकस से होकर गुजारें, ठीक है? तो आप फोकस से होकर गुजार दो, ठीक है? देखो, फोकस से होकर हमने गुजारा, ठीक है? फोकस से होकर हमने गुजारा। तो जैसे ही हमने फोकस से होकर गुजारा, तो ये वस्तु, ये लाइन जो है, ये रेखा जो है, ये रेखा क्या होगा? तो आप कहोगे कि ये रेखा जो है मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा।
मुख अक्ष के क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पर आपने देखा, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या देखा कि जब हम किसी अनंत पर किसी वस्तु को रख रहे हैं तो वहां से जब हम किरण गुजार रहे हैं तो दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस से होकर गुजर रहा है। इसी तरीका से हमने सेकंड केस कहा कि अगर हम रूल नंबर 2 कि जब हम फोकस से होकर किसी को क्या कर रहे हैं, गुजार रहे हैं, ठीक है। अब किसी को कहने का मतलब क्या है कि आप गुजार रहे हो क्या, तो आप गुजार रहे हो फोकस से होकर किसको, तो आप कहोगे कि फोकस से होकर हम एक रे गुजार रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कटान बिंदु बना वो क्या बना, फोकस। और यहाँ पर इतनी छोटी प्रतिबिंब बनेगी कि आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। और वस्तु का ये किधर बना है, लेफ्ट साइड में बना है। तो प्रतिबिंब लेफ्ट साइड है तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक के साथ साथ कैसा होगा, तो आप कहोगे कि छोटा प्रतिबिंब होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा, छोटा प्रतिबिंब। तो ये हमारा अनंत वाला केस था। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाए, तो ये हमारा केंद्र हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ठीक है, और ये हमारा अनंत हो गया। अब वस्तु को रखा गया है कहाँ पर, तो आप कह रहे हो कि रखा गया है सेंटर और अनंत के बीच, ठीक है, यानी इन्फानाइट के बीच। तो यहाँ से हमने रे गुजारा। पहला है कि आपको एक किरण गुजारना होगा वस्तु से गुजारेंगे तो ये दर्पण से टकराकर कहाँ से होकर गुजरेगा, तो आप कहोगे कि फोकस से होकर गुजर जाएगा। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजर जाएगा। अब यहाँ पर फोकस से गुजर गया, अब हम कौन सा रूल अपनाएं, ठीक है। तो यहाँ देखो हम क्या कर लेते हैं कि अब यहीं से एक किरण गुजार लेते हैं हम सेंटर से होकर। कहाँ से होकर, सेंटर से होकर हम किरण गुजार लेते हैं। तो जैसे ही हम सेंटर से किरण गुजारेंगे तो होगा क्या, होगा ये कि जिस रास्ते से ये आया है उसी रास्ते पर ये लौट जाएगा। जिस रास्ते पर आया है उसी रास्ते पर ये क्या होगा, लौट जाएगा। जब लौट जाएगा तो यहाँ पर आपको एक छवि देखो, कटान बिंदु जहाँ मिला, जहाँ पर ये दोनों लाइनें कटती हुई दिखाई पड़ेगी वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। वहीं पर क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। वस्तु बड़ा है और यहाँ प्रतिबिंब छोटा है, तो हमारा प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा, तो आप कहोगे छोटा होगा। बना है किधर, लेफ्ट साइड में, दर्पण के लेफ्ट साइड में है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में बना तो इसका मतलब है कि वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है। बात क्लियर है, चल, तो यहाँ से समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र कहने का मतलब है कि यहाँ पर है, सी पर। अब सी पर है तो यहाँ से हमने एक किरण गुजारा, ठीक है। यहाँ से जब हमने एक किरण गुजारा तो दर्पण से टकराएगा। टकराने के बाद होगा क्या कि ये फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजर जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब ये फोकस से गुजरा, हमने यहाँ गुजार लिया। इसी तरीका से अगर हम एक और किरण को गुजारे, कहाँ से, तो आप कह दो कि फोकस से होकर गुजारे। कहाँ से गुजार ले, फोकस से गुजार ले। तो होगा क्या कि ये किरण जो है टकरा कर यहाँ पर आएगा। ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। किसके समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। और यदि मुख्य अक्ष के समानांतर हुआ तो कहेंगे आप कि यहाँ पर ये कटता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा होगा। और कटता हुआ जो दिखाई पड़ रहा है आपको, तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि जितनी आकार का आपका वस्तु है उतना ही आकार का आपका प्रतिबिंब भी है। यानी कि वस्तु के बराबर बनेगा। प्रतिबिंब जो है वो क्या होगा, बराबर होगा। बराबर कहने का मतलब वस्तु के बराबर होगा, ठीक है। और साथ ही साथ लेफ्ट साइड बना है तो कैसा होगा, तो आप कहोगे वास्तविक प्रतिबिंब होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। हमेशा आपको दो किरणें गुजार कर ही आपको प्रतिबिंब बनाने हैं। चल, नेक्स्ट केस है।
नेक्स्ट केस कहता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। कहाँ हो? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। ये रहा वक्रता केंद्र, ये रहा फोकस, यानी वस्तु जो है अब यहाँ पर है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। जब वस्तु यहाँ पर है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमें एक क्या करना होगा, किरण गुजारना होगा। तो केस नंबर 1 तो पहले लगना है, यानी रूल नंबर 1 तो लगना ही लगना है, वो हर आपके केस में लगेगा। ठीक है, हर केस में आपका ये लगेगा। तो ये क्या होगा, कहोगे फोकस से होकर गुजर जाएगा। क्या होगा? फोकस से होकर गुजर जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब इसी तरीका से क्या हो सकता है कि हम अगला केस ले लेते हैं कि देखो अगर हम सेंटर से गुजारेंगे, ठीक है, अगर हम सेंटर से गुजारेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो हम क्या कर लेते हैं कि ये फोकस से गुजार लेते हैं। हम अब गुजार लेते हैं फोकस से। ठीक है, तो जब हमने फोकस से गुजारा, फोकस से गुजारा, तो ये लाइन जो है कहाँ पर जाकर कट रहा है, तो आप देख रहे हो कि मुख्य अक्ष के समानांतर होकर ये सेंटर और अनंत के बीच कट रहा। सेंटर और अनंत के बीच कट रहा है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो अब देखो ये प्रतिबिंब जो है आपको यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखो वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है। तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, तो आप कहोगे कि बड़ा होगा। वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होगा। ठीक है, और क्या होगा, लेफ्ट साइड बना है तो वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा अगला केस है, जब वस्तु फोकस पर हो जाए। वस्तु जो है अब फोकस पर है, तो ये हमारा रहा फोकस, ये हमारा रहा सेंटर। ठीक है, ये रहा हमारा सेंटर। ठीक है, ये रहा अनंत। तो यहाँ आप देखोगे कि जब हमने वस्तु को रखा फोकस पर, ठीक है, तो यहाँ से एक हमें क्या करना होगा, एक किरण गुजारना होगा। तो हम यहाँ से एक किरण गुजार लेते हैं। जैसे ही हमने किरण गुजारा तो ये क्या होगा, तो आप कहोगे कि ये फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, तो आप कहोगे कि फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ पर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब हम फोकस से दूसरी किरण को नहीं गुजार सकते क्योंकि वस्तु फोकस पर ही था पहले से। ठीक है, वस्तु फोकस से ही था। तो अब हम क्या करेंगे कि हम वो गुजार लेंगे, यहाँ से सेंटर से गुजार लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने सेंटर से गुजारा, जैसे ही हमने सेंटर से गुजारा, ठीक है, सेंटर से हमने गुजारा, तो होगा क्या, होगा ये कि ये अपने रास्ते पर ही ये लौट जाएगा। ये क्या होगा, अपने रास्ते पर ही लौट जाएगा। और अपने रास्ते पर लौटेगा तो क्या आपको ये समानांतर दिखाई पड़ रहे हैं, बोलिए, समानांतर ये दिखाई दे रहा है। ऐसा माना जाएगा कि ये आगे जाकर कहीं अनंत बिंदु पर मिलेगा। हमने क्या कहा कि ऐसा माना जाएगा कि ये कहीं ऐसा पॉइंट होगा, एक ऐसा अनंत पॉइंट होगा जहां पर ये जाकर दोनों क्या होंगे, मिलेंगे। और जहां ये मिलेंगे वहीं पर इमेज का निर्माण होगा, वहीं पर इमेज का निर्माण होगा। और ये इमेज इतनी बड़ी होगी। ठीक है, तो हमारा इमेज कैसा होगा, तो कहोगे बड़ा होगा, साथ ही साथ वास्तविक होगा। और कहाँ बनेगा, तो आप कहोगे कि अनंत पॉइंट पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, अनंत पॉइंट पर बनेगा। बात क्लियर, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चल नेक्स्ट केस पर बढ़ते हैं। कह रहा है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। ये हमारा है फोकस, ठीक है, ये हमारा है पोल। तो कह रहा है कि वस्तु जो है अब है आपका फोकस और पोल के बीच। ये है फोकस और पोल के बीच है। तो जब हम वस्तु को क्या करेंगे, फोकस और पोल से, पोल के पास रखा हुआ है, तो हम यहाँ से एक किरण गुजारेंगे। तो जैसे ही हमने एक किरण गुजारा, जैसे ही हमने एक किरण गुजारा, ठीक है, तो दर्पण से टकराएगा और दर्पण से टकरा कर ये कहाँ से चला जाएगा, तो आप कहोगे कि ये फोकस से होकर लौट जाएगा। ठीक है,
कहाँ से लौटेगा? तो आप कहोगे कि ये फोकस से होकर लौट जाएगा। ये फोकस से होकर लौटेगा, ठीक है। दर्पण से टकराया और फोकस से होकर क्या हुआ? लौट गया। अब यहाँ पर अब क्या करें? तो अब हम एक सेंटर से किरण गुजार लेते हैं। कहाँ से गुजार लेते हैं? सेंटर से। तो जैसे ही हम सेंटर से किरण गुजारेंगे, जैसे ही हमने सेंटर से एक किरण गुजारा, ठीक है, तो ये दर्पण से टकराएगा, ठीक है, और दर्पण से टकरा कर कहीं ना कहीं हम, ठीक है, दर्पण से टकराएगा तो उसी दर्पण से होकर अपनी रास्ते से क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। अपने रास्ते से क्या होगा? लौट जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने ऐसा क्यों बनाया है? इसलिए बनाया कि अगर हम कहें कि आप देखो, यहाँ से अगर हम करें, ठीक है, यहाँ से अगर हम इस लाइन को आगे की ओर बढ़ा दें, ठीक है, तो ऐसा एक पॉइंट आएगा जहाँ पर ये दोनों आकर क्या होंगे? मिल जाएंगे। दोनों पर का दोनों देखो, ये धीरे-धीरे जाकर ये दोनों क्या हो रहे हैं? मिलने वाले केस बन रहे हैं, ठीक है? ऐसा माना जाएगा कि ये आगे जाकर कहीं मिलेगा, ठीक है? आगे जाकर मिलेगा। अगर हम बात करें तो ये कहीं जाकर क्या होंगे? मिलेंगे। आगे और भी अगर इसको बढ़ाया जाए तो ये आगे और भी कहीं जाकर क्या होगा? मिलेगा, ठीक है? और ये भी पॉइंट को अगर बढ़ाया जाए तो देखो ये आगे जाकर क्या हो रहे हैं? तो आप कहोगे कि ये मिल जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर कोई प्रतिबिंब का निर्माण होगा और प्रतिबिंब कैसा होगा? तो कहोगे कि प्रतिबिंब जो हो जाएगा वो सीधी प्रतिबिंब होगी। कैसी प्रतिबिंब होगी? सीधी प्रतिबिंब होगी। तो सबसे पहला केस क्या हुआ कि वस्तु जो होगा, वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी होगा या काल्पनिक होगा, ठीक है? और वस्तु का आकार जो होगा वो बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। साथ ही साथ सीधा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा प्रतिबिंब। और सीधा प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा क्या होगा? तो आप कहोगे कि काल्पनिक होता है। सीधा प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा काल्पनिक होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी का सारा केस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो ये हमारा आज का पूरा दर्पण था, ठीक है? दर्पण के बारे में, यानी कि आज हमने पढ़ा कॉनकेव मिरर के बारे में। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसपे हम आपको बता देंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, फिर हम आपको लेंस भी बता देंगे, ठीक है? तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। शुरू से अंत तक आप वीडियो को अच्छे ढंग से कॉपी भी किए होंगे, समझे भी होंगे बेहतर ढंग